नमस्कार। एक भारतीय आत्मा, भारत सम्मान, एक भारतवासी जैसे अनेक स्नेह सम्मान युक्त संबोधनों अलंकरणों से विभूषित पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की ख्याति एक लेखक, कवि और कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार के रूप में है। इनकी ओजस्वी रचनाओं से आज भी राष्ट्रीय चेतना को वाणी मिलती है। वे वाणी प्रदान करते हैं आज भी। 4 अप्रैल 1889 को जन्मे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। चतुर्वेदी जी के काव्य में बलिदान और प्राणोत्सर्ग का आग्रह है। हिमकिरीटनी में युवकों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा है कि रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। जिन्होंने हिंदी के लिए मर मिटने की कसम खाई, हिंद के लिए मर मिटने की कसम खाई थी, ऐसे महापुरुषों में दादा माखनलाल चतुर्वेदी का नाम बड़े आदरपूर्वक लिया जाता है। वह समय था जब लोकमान्य तिलक का उद्घोष स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है प्रेरणा स्रोत बन चुका था। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अमोघ अस्त्र का सफल प्रयोग कर गांधी राष्ट्रीय परिदृश्य में आगमन हो चुका था। सामाजिक सुधार के अभियान गतिशील थे और राजनीतिक चेतना स्वतंत्रता की चाह लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई थी। ऐसे समय में माधवराज सप्रे की हिंदी केसरी ने सन 1908 में राष्ट्रीय आंदोलन और बहिष्कार विषय पर जब निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया तो खंडवा के युवा अध्यापक माखनलाल चतुर्वेदी निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आए। अप्रैल 1913 में खंडवा से मासिक पत्रिका प्रभा का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसके संपादन का दायित्व माखनलाल चतुर्वेदी जी को सौंपा गया। सितंबर 1913 में उन्होंने अध्यापक की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह पत्रकारिता, साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए समर्पित हो गए। इसी वर्ष कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का संपादन प्रकाशन आरंभ किया। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान माखनलाल जी ने विद्यार्थी जी के साथ मैथिली शरण गुप्त और महात्मा गांधी से भेंट की। महात्मा गांधी द्वारा आहूत 1920 के असहयोग आंदोलन में गिरफ्तारी देने वाले माखनलाल चतुर्वेदी अग्रणी थे। सन 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने गिरफ्तारी दी। माखनलाल चतुर्वेदी जी की जेल यात्रा को यदि हम देखें तो उनकी जेल यात्रा को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, क्रांतिकारी के रूप में और दूसरा कांग्रेस के नेता के रूप में। कांग्रेस में शामिल होने से पूर्व क्रांतिकारी दल में रहते हुए 9 बार वे जेल जा चुके थे। गांधी जी के संपर्क में आने पर उनके असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने और अंग्रेज़ों के खिलाफ भाषण देने के अपराध में उन पर 1920 से 30 तक 3 बार जेल गए। सन 1911 में उन पर राजद्रोह का अभियोग चलाया गया और उन्हें 8 माह का सश्रम कारावास सजा भुगतने के लिए बिलासपुर जेल में भेज दिया गया। 18 फरवरी सन 1922 ईस्वी में चतुर्वेदी जी ने बिलासपुर जेल में पुष्प की अभिलाषा लिखी। इस कविता में भारत के लोगों में अदम्य उत्साह और देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की भावना साकार हुआ है। मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। उनकी रचना धर्मिता, कार्यत्री और भावेत्री प्रतिभा, संपन्न राष्ट्र चेतना का कवि सदैव अमर है। वे सच्चे अर्थों में राष्ट्रचिंतक, राष्ट्रप्रेमी और राष्ट्र के यथार्थ को चित्रित करने वाले निर्भीक कवि हैं। माखनलाल ने अपनी कविता, अपने गद्यात्मक निबंधों के माध्यम से समाज को जागृत किया है। उनकी आत्मिक भावना में सदैव देश और समाज के हित की चिंता दिखती है। वे स्वयं गरीबी में पले थे। 7-8 रुपये मासिक वेतन पर लगभग 10-11 व्यक्तियों वाला परिवार उस पर आश्रित था। इसी अर्थाभाव के कारण बाल्यावस्था में वे अंग्रेजी शिक्षा से वंचित रहे, लेकिन किसानों के दर्द को उन्होंने महसूस किया था और तब उनकी अभिव्यक्ति में यह यथार्थ दिखता है जो किसानों के प्रति इस कविता में दिख रहा है। चूसते हो फल,
चूसते हो फल संभालो, रक्त मेरा भर रहा है सब फलों में, और वह भी झर रहा है जो झड़ा करता अभागे दृग जलों में। कंदन मत खोदो, हैं गरे बच्चे उसी के पास भगवन, वायु का स्वर है सिसकियाँ हैं हमारी और क्रंदन। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी जैसी करुणा और वेदना के साथ कृषकों की इस वेदना का, श्रम का परिचय देने वाला कवि विरले ही मिलते हैं। माखनलाल जी एक सजग पत्रकार के रूप में भी उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा था, पत्रकार के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कलम। लेकिन कलम कैसी? कलम जो न रुकनी चाहिए, न झुकनी चाहिए, न अटकनी चाहिए और न ही भटकनी चाहिए। उनके महान कृतित्व के 3 आयाम मूल रूप से देखे जा सकते हैं। एक तो है पत्रकारिता, प्रभा, कर्मवीर, प्रताप आदि का संपादन उन्होंने किया। दूसरा, माखनलाल जी की कविताएं, निबंध, नाटक और कहानी। और तीसरा है माखनलाल जी के अभिभाषण और व्याख्यान, जो कि बहुत ही प्रेरणाप्रद हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के साहित्यिक अवदान का एक परिचय फिराक गोरखपुरी की इस टिप्पणी से भी मिलती है। उनके लेखों को पढ़ते समय ऐसा मालूम होता था कि आदिशक्ति शब्दों के रूप में अवतरित हो रही हैं या गंगा स्वर्ग से उतर रही है। यह शैली हिंदी में नहीं, भारत की दूसरी भाषाओं में भी विरले ही लोगों को नसीब हुई। मुझ जैसे हजारों लोगों ने अपनी भाषा और लिखने की कला माखनलाल जी से ही सीखी थी। माखनलाल जी की आरंभिक रचनाओं में भक्तिपरक अथवा आध्यात्मिक विचार से भी प्रेरित हैं। कविताओं का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसे कविताओं का जिसमें चतुर्वेदी जी की आरंभिक रचनाएं भक्तिपरक अथवा आध्यात्मिक हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति चित्रण का भी एक विशेष महत्व है। माखनलाल चतुर्वेदी ने मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित कराया था कि साहित्यकार स्वराज्य प्राप्त करने के ध्येय से लिखें। नागपुर विश्वविद्यालय में भाषण करते हुए 1934 में माखनलाल जी ने साहित्य के संदर्भ में अपनी अवधारणा स्पष्ट की थी। लोग साहित्य को जीवन से भिन्न मानते हैं। वे कहते हैं साहित्य अपने ही लिए हो। साहित्य का यह धंधा नहीं कि हमेशा मधुर ध्वनि ही निकाले। जीवन को हम रामायण मान लें। रामायण जीवन के प्रारंभ का मनोरम बालकांड ही नहीं, किंतु करुण रस से ओतप्रोत अरण्यकांड भी है और धधकती हुई युद्धाग्नि से प्रज्वलित लंका कांड भी है। उनके द्वारा संपादित साप्ताहिक कर्मवीर पर 15 बार पाबंदी लगाई गई। उनके यह पत्र देशभक्ति और सामाजिक जागरण का कार्य निरंतर करता रहा। लोग इन्हें दादा के नाम से बुलाते थे। इन्होंने कई छद्म नाम से रचनाएं की। चूँकि हमेशा देश हित में लिखते थे, अंग्रेज शासन के विरुद्ध लिखते थे, इसलिए छद्म नामों का सहारा लेना पड़ा। इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी जी का कई उपनाम सामने आया। इनका जीवन और लेखन आज भी प्रेरक और समसामयिक है। पुष्प की अभिलाषा और अमर राष्ट्र जैसी ओजस्वी रचनाओं के रचयिता इस महाकवि के कृतित्व को सागर विश्वविद्यालय ने 1959 में डीलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। 10 सितंबर 1967 को राष्ट्रभाषा हिंदी पर आघात करने वाले राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में माखनलाल जी ने यह अलंकरण लौटा दिया। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी लेखन शैली नव छायावाद का एक नया आयाम स्थापित करने वाला है। कैदी और कोकिला कविता में सश्रम कारावास के दिनों का दर्द तो इस रूप में उजागर हुआ है कि लोगों की आंखें सहज ही भर आती हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरप रह जाना। ऐसे भाव की कैदी और कोकिला और अनेक कविताएं हमें देखने को मिलती है। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति उनका दृष्टिकोण बड़ा ही सहिष्णु था।
राष्ट्रभाषा संबंधी सावरकर जी के विचारों के उत्तर में 1938 में कर्मवीर में लिखते हैं कि हम अपनी भाषा को फारसी शब्दों से लदी देखना बर्दाश्त नहीं करेंगे, किंतु जन समाज में भाषा पढ़ाने के लिए हमें संस्कृत का कठोर मोह भी छोड़ना पड़ेगा। उनका भाषाई दृष्टिकोण बड़ा ही उदार था। गांधी जी का प्रभाव उस भाषाई दृष्टिकोण पर सहज ही प्रतिलिखित होता है। 30 जनवरी 1968 को साहित्य जगत का यह दिव्य नक्षत्र राष्ट्र ने खो दिया, किंतु उनकी वाणी आज भी हमें प्रेरित करती हैं, आज भी अमर हैं। यह देदीप्यमान नक्षत्र हिंदी साहित्य के लिए पर कनिष्ठ का अधिष्ठित है।